हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा और इस वीडियो में हम टोटल आपके 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस पर कंसंट्रेट बनाए रखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह थे आपके राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर होंगे। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा होगा, ठीक है। चलिए आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारतीय संविधान की जो बैठक थी वह 3 बैठक लगातार हुई थी दोस्तों। भारतीय जो संविधान का प्रथम बैठक था वह आपका 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान का जो द्वितीय बैठक था वह 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बात करें हम संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें दोस्तों तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि लाल या फिर हरी मिर्च के में तीखापन किसके कारण होता है। तो दोस्तों लाल या हरी मिर्च तीखा ही होता है। तो दोस्तों उसमें जो तीखापन होता है वह किसके कारण होता है, वह होता है आपका कैप्सिनिन के कारण। तो ठीक है, कैप्सिनिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण आपका जो मिर्च होता है वह उसमें तीखापन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लाइकोपीन की कारण क्या होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। बात करें अगर हम कुकुरमीन जो है आपका इस किसके कारण होता है, तो हल्दी का जो रंग होता है पीला वह कुकुरमीन के कारण होता है। और कुकुरबिटेसी की बात करें तो यह जो है आपके खीरे का जो कड़वापन होता है दोस्तों वह आपके कुकुरबिटेसी के कारण होता है, ठीक है। खीरा जो आप खाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। तो दोस्तों दार उल सफा था आपका क्या, एक खैराती अस्पताल था, ठीक है। एक खैराती अस्पताल था। यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, दार उल सफा, ठीक है। अब बात करें हम फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर को बसाया है, तो आपका जौनपुर जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। और आपके हिसार और फिरोजाबाद, ठीक है, यह सभी जो है शहर आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो दोस्तों भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या रह गया है, तो यह आपका कानूनी संविधान में जो संपत्ति का अधिकार दिया था दोस्तों यह अब कानूनी अधिकार हो गया है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कानूनी अधिकार हो गया दोस्तों। बात करें हम यह 42वें पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार था वह आपका मौलिक अधिकार था। अब मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। किसके अंतर्गत खत्म किया गया दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। यह आर्टिकल 300A में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो संपत्ति का अधिकार है आपके मौलिक अधिकार से मूल अधिकार से हट के दोस्तों अब क्या कर दिया गया, तो कानूनी अधिकार में दे दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो मगध राज्य साम्राज्य था दोस्तों, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपका बिंबिसार था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों बीबी का जो मकबरा है वह आपका कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में आपका स्थित है। और बात करें दोस्तों बीबी का मकबरा की पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का जो दूसरा ताजमहल है वह किसे कहा जाता है, तो वह बीबी के मकबरे को ही कहा जाता है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। यह हूबहू आपके ताजमहल के जैसा ही बनाया गया है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है आपके तबला वादक से, ठीक है, तबला वादक से संबंधित है उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। अगर पूछ ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके सितार वादक थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनाई वादक थे दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क या फिर लौह पुरुष, यह दोनों शब्द आपके किससे संबंधित है? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई को हम भारत का बिस्मार्क करते हैं और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मदर तेरेसा की, तो मदर तेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। अगर हम बात करें इनको लाल बहादुर शास्त्री को, तो इनको शांति पुरुष की उपमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? आपके केवड़िया में स्थापित की गई है, ठीक है। इन्हीं के यह आपकी सरदार वल्लभ भाई की 182 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो टावर ऑफ साइलेंस है यह मुंबई में स्थित है, ठीक है। और यह क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टावर ऑफ साइलेंस है, जिसे पारसी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल कब्रिस्तान है जो शहर के पास मालाबार क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पारसी समुदाय के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो टावर ऑफ साइलेंस यह एक कब्रिस्तान है दोस्तों, यह मुंबई में स्थित है, यह याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है आप सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल चलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन यह है कि किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है वह किसानों का मित्र कहा जाता है, जिसे अर्थवाम कहते हैं दोस्तों। यह जो है आपका भूमि होता है दोस्तों, उसे काफ़ी उर्वरक बना देता है। भूमि में अगर आपके खेत में केचुआ है तो वह आपके खेत का जो पैदावार होगा फसलों का, वह काफ़ी अच्छा होगा। वह भूमि का जो होता है उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में आपका प्रयोग किया जाता है किसका? तो पारा का किया जाता है दोस्तों। आप जानते हैं थर्मामीटर क्या? थर्मामीटर से क्या नापते हैं? थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नापा जाता है, तापमान। थर्मामीटर तापमान नापता है दोस्तों, और इसमें थर्मामीटर में आपके पारा भरा होता है। और आप जानते हैं कि अत्यधिक आपके जब बुखार हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है दोस्तों, तो आप थर्मामीटर से ही चेक करते हैं। तो थर्मामीटर जो होता है कि द्रव पदार्थ है वह ऊपर चढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि भाई हमें बुखार तेज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्यतः गैस होती है आपकी मीथेन। मीथेन जो है दोस्तों यह मुख्य गैस है आपका बायोगैस का। और बात करें हम बायोगैस का मुख्य जो स्रोत है वो कहाँ से बायोगैस मिलता है, कहाँ से कैसे प्राप्त होता है? तो आपके गोबर, इसका जो मुख्य स्रोत है वह गोबर है। बायोगैस में घटक इस प्रकार है। मीथेन आपका 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 25 से 50%, और नाइट्रोजन आपके 0 से 10%, और हाइड्रोजन आपका 0 से 1%। अतः बायोगैस में मीथेन का जो प्रमुख घटक है, यहाँ पे मुख्यतः पूछा गया है दोस्तों, तो बायोगैस में जो मुख्यतः गैस है वह आपका मीथेन होगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों भिन्न शब्द युग्म का चयन करना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तो चीन का जो होता है ईवान, थाईलैंड का बात, और अंकारा का तुर्की, और जापान का एन। तो दोस्तों अंकारा का जो है आपका या तुर्की आपका भिन्न शब्द दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब कोयले को हम काला सोना के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक पुस्तक
संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो संस्था की स्थापना की थी, यह की थी आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में द्विसदनी संसद का प्रावधान किसके सब जो प्रावधान है, प्रावधान करने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया दोस्तों कहाँ से? तो ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, संसद का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। चलिए आगे जान लेते हैं हम, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश से एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया है। कनाडा से संसदात्मक व्यवस्था और सशक्त केंद्र लिया गया है। फ्रांस से गणनात्मक व्यवस्था लिया गया है। और आयरलैंड से दोस्तों DPSP राज्यसभा के 12 सदस्यों में राष्ट्रपति को द्वारा मनोनीत यह सदस्यों को यह लिया गया है दोस्तों। तो यह सभी आपके भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। और कौन सा देश लिया गया है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो दोस्तों यह लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो दोस्तों, अमीर खुसरो को गजल का जनक कहा जाता है दोस्तों। गजल के जनक के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों एटा जिले, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले हैं। और यह दोस्तों इन्हें तूतीए हिंद की भी उपमा दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए निजामुद्दीन औलिया जो है वह अमीर खुसरो के गुरु थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच समय सीमा तय करती है? तो दोस्तों आपका जो है रेड क्लिफ रेखा 1947 में आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा तय की गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो यह आपके भारत और चीन के बीच में स्थित यह एक सीमा रेखा है। डुरंड रेखा की बात करें तो यह भारत और किसके बीच? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, और मेसिसिन लाइन भी देख लेते हैं दोस्तों। मेसिसिन जो लाइन है वह 49वीं समांतर रेखा इसे कहा जाता है, मेडिसन लाइन को। और यह यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन यह है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है दोस्तों यह आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ठीक है, और उत्तर कोरिया की राजधानी है। और यहाँ की बात करें हम मुद्रा क्या है, तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया का आपका राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है वान। ठीक है, वान यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 10 जनवरी राइट आंसर होगा। और यहाँ से आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा है तो आपका 14 सितंबर। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन तो हमेशा एक तय रहता है कि भैया विश्व हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन यह है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों मुगल सम्राट जो जहांगीर हैं उन्होंने शालीमार का जो बाग है दोस्तों यह कहाँ पे किया था? तो यह आपका कहाँ पे किया गया दोस्तों? तो यह किया गया आपका कश्मीर में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है आपके कहाँ पे दोस्तों? तो पुणे में आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में दोस्तों सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे में आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों जो ग्रीनलैंड है वह किस देश का अभिन्न अंग है? तो यह है आपका डेनमार्क का। यह डेनमार्क के क्षेत्र में आता है दोस्तों, अभिन्न अंग माना जाता है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वह आपके
पांडुचेरी में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, अपनी सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग इसमें कंजूसी ना करें दोस्तों, आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दोस्तों 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह आपका किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। तो दोस्तों किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? यह है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, मांगने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों कार्यपालिका की प्रमुख की बात करें तो यह भी आपका राष्ट्रपति ही होता है, यानी कि आपका भारत का प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय जागृति का जो जनक है वह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत जागृति का जनक और पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ डैश में स्थित है? तो आपका हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त कब? तो आपका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को जब आपके उत्तर प्रदेश की स्थापना किया गया था राज्य का, तो इसका संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी को यह प्रत्येक वर्ष आपका अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए यह आपके बता दें कि यह जनसंख्या के जो आपका जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? तो दोस्तों बहू बेगम का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? यह आपके फैजाबाद, जिसका नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया दोस्तों, यहाँ पे बहू बेगम का मकबरा स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों भारतीय जो रिजर्व बैंक था इसका जो आपका राष्ट्रीयकरण था वह आपका 1949 यानी 1949 को किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है दोस्तों, और इसे यंग हिल्टन समिति के तहत 1935 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्हें 2023 का दोस्तों पुरस्कार भी दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ आपका 1951 से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि आवाज़ की जो माप का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आवाज़ या फिर ध्वनि, मान लें अगर हम आवाज़ या फिर ध्वनि की माप का जो मात्रक है वह क्या होता है? तो यह होता है आपका डेसिबल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डेसिबल का मात्रक होता है ध्वनि का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर सिविल सेवा सर्विसेज के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी क्या करता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को किस रूप में जानते हैं? तो इसे रेलवे के जनक के रूप में जानते हैं। इसके ही शासनकाल में आपका रेलवे चला था पहली बार, कहाँ से? तो मुंबई से थाने तक 1853 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा पेशवा कहा जाता था दोस्तों, पेशवा कहा जाता था। ठीक है,
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 40 क्वेश्चन है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने हैं और इन्हें जो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है यह 5 भागों में बांटा गया है, इसी पे आधार पे इसे पंचतंत्र नाम दिया गया है। तो ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।